इस फिल्म की शुरुआत उस वक्त से होती है जब जेनेट पहली बार क्वांटम रैल्म में फंस गई थी, यानी एक यूनिवर्स, एक दुनिया में। वो अपने आसपास की चीजों को देखकर काफी घबरा जाती है, पर तभी अचानक कुछ अजीब सी क्रिएचर्स उस पर हमला कर देती हैं, जो क्रिएचर्स उसने भी आज से पहले कभी नहीं देखी थी। तो वो उनके हमले से बचती है, उनका मुकाबला करती है, बहुत सारे क्रिएचर्स को वो मार भी लेती है। पर तभी उसे यहाँ एक आदमी मिलता है जो घबराया हुआ था, और वो जेनेट से पूछता है कि इस वक्त हम कहाँ हैं। असल में ये और कोई नहीं बल्कि कैंग द कॉन्करर था। इसके बाद ये सीन इधर से शिफ्ट होकर आता है मूवी के हीरो पर, यानी स्कॉट पर, एंटमैन पर। जब से वो एवेंजर्स में शामिल हुआ था वो काफी मशहूर हो गया था, लोग उसे काफी अच्छे से जानने लगे थे। हालांकि पहले लोग इसे इतना पसंद नहीं करते थे, पर अब यही लोग उसके दीवाने थे और उसकी दोस्त अब अपने डैड की कंपनी संभालती है। वो पिम पार्टिकल्स का इस्तेमाल करती है दुनिया को अच्छा फ्यूचर भविष्य देने के लिए। ये पार्टिकल्स एनर्जी, ताकत को बढ़ा सकती है। अब उन लोगों की जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी, काफी खुश थी वो। यहाँ तक कि स्कॉट ने अपनी ऊपर एक किताब भी लिखी थी जिसे वो पढ़कर लोगों को सुना रहा था। वो अब सारे काम छोड़कर एक अच्छा इंसान और एक अच्छा बाप बनना चाहता था और हमेशा इंसानियत की मदद करना चाहता था। तभी फिर स्कॉट के पास कॉल आती है कि आपकी बेटी किसी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि वो पुलिस वालों से उलझ रही थी, उनके मामले में टांग अड़ा रही थी। जब पुलिस वाले सड़क पर सोने वाले लोगों को वहाँ से हटा रही थी तो केसी उन्हें ऐसा करने से रोक रही थी। इसीलिए स्कॉट और उसकी दोस्त पुलिस स्टेशन जाकर उसे छुड़ाते हैं और अपने साथ ले आते हैं। स्कॉट उसे समझाता है कि हीरो बनने के चक्कर में तुम एक दिन किसी मुसीबत में फंस सकती हो, तो इन कामों से दूर रहो। इस पर किसी जवाब देती है कि नहीं डैड, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरे पास मेरा अपना बनाया हुआ सूट है, तो मैं अपनी हिफाजत कर सकती हूँ और लोगों की मदद करना चाहती हूँ। तभी स्कॉट को पहली बार ये बात पता चलती है कि किसी के पास भी एक सूट है जो और कोई नहीं बल्कि एंटमैन का है, और ये उसे स्कॉट की दोस्त ने दिया है। अब इसके बाद ही लोग स्कॉट की दोस्त के घर जाते हैं और उसके माँ बाप के साथ खाना खाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि उसकी दोस्त की मोम और कोई नहीं बल्कि जेनेट है, जिसे हमने शुरुआत में देखा था। वो सब लोग अब एक साथ मिलकर हंसी खुशी रहते थे। यहाँ केसी जेनेट के हस्बैंड और बेटे के साथ मिलकर क्वांटम रेल्म को और जाने की कोशिश कर रही है, यानी वही शुरुआत वाले यूनिवर्स, दुनिया। अब जेनेट के हस्बैंड स्कॉट को दिखाते हैं कि मैंने अपनी ऐड सीवी चूंटियों पर और भी काम करना शुरू कर दिया है, उन्हें मजीद ताकतवर बनाने के लिए, जिस मकसद के लिए मैंने पिम पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया है, जिससे ये एड्स इतनी ताकतवर हो गई है कि मेरे हिसाब से कुछ भी कर सकती है। मतलब मैं उन्हें जो करने का कहूँगा वो कर सकती है। तभी केसी भी सबको बताती है कि मैंने एक डिवाइस बनाई है जिसके जरिए हम क्वांटम रैम के बारे में और भी जान सकते हैं। पर इस बात से जेनेट खुश नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के 30 साल वहाँ पर गुजारे थे, जो बहुत ही मुश्किल टाइम रहा था, और उन लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि क्वांटम रैम कितना खतरनाक साबित हो सकता है उनके लिए। पर केसी उन्हें तसल्ली देती है कि क्वांटम रैम के बारे में जानने के लिए हमें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस डिवाइस की मदद से यही रहकर हम उसके बारे में जान सकते हैं। फिर केसी डिवाइस को ऑन करके एक रेडियो सिग्नल क्वांटम रैम में भेजती है, जिसकी वजह से वहाँ का सारा डेटा इकट्ठा होकर इन्हें दिखाया जाता है। पर जैसे वहाँ से रेडियो सिग्नल का जवाब आता है तो जेनेट काफी घबरा जाती है और वो उस डिवाइस को बंद करने के लिए कहती है, पर जब केसी नहीं करती तो वो खुद ही बंद कर देती है। पर तभी अचानक वो डिवाइस एक बार फिर खुद ब खुद ऑन हो जाती है और आसपास की सभी चीजों को अपनी तरफ खींचने लगती है, यहाँ तक कि उन लोगों को भी। इसीलिए वो सब डिवाइस के अंदर चले जाते हैं और एक अलग ही दुनिया में आ गई थी, जो और कोई नहीं थी बल्कि क्वांटम रैल्म में थी। इनके साथ ही वो चींटियां भी क्वांटम रैल्म में चली गई थी। स्कॉट अपने एंटमैन वाले सूट में आ गया था। वो और उसकी बेटी केसी एक ही जगह पर आई थी और अपने आसपास देखकर काफी हैरान थे, क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ आ गए। जबकि जेनेट की बेटी और हस्बैंड अलग जगह पर आए थे, उनके साथ जेनेट नहीं थी, तो वो घबरा गई थी, उसे ढूंढने लगती है। और फिर तभी जेनेट यहाँ आ ही जाती है। वो घबराई हुई थी और उनसे यहाँ चुप कर रहने का कहती है, जिसका मतलब था कि वो भी क्वांटम रैम में ही आई थी, बस अलग अलग जगहों पर थी। उधर स्कॉट भी अपनी दोस्त यानी जेनेट की बेटी से राब्ता करने की कोशिश कर रहा था, पर वो राब्ता नहीं कर पा रहा था। पर फिर भी वो बार बार किसी को ये दिलासा दे रहा था कि हमें कुछ भी नहीं होगा, हम सब यहाँ पर महफूज हैं। अभी वो बातें कर ही रही थी कि तभी अचानक एक काफी बड़ा सा क्रिएचर नीचे से उठता है और उन पर हमला कर देता है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागती है। वो इन्हें अभी मारने ही वाला था कि तभी कुछ सूट पहने लोग यहाँ आकर अपनी पावर्स, ताकत से उस क्रिएचर को मार गिराते हैं और इन लोगों की जान बचा लेते हैं। ये लोग दरअसल यही की क्वांटम रैम के ही रहने वाली थी, जो इन लोगों को भी अपने लिए खतरा समझ रही थी, तो पकड़कर उन्हें अपने साथ ले जाती है। वो अलग ही जुबान में कुछ बोल रही थी। फिर जैसे वो स्कॉट को अपना खास किस्म का शरबत पिलाते हैं
तो स्कॉट को अब उनकी जुबान समझ आने लगी थी। वो उन लोगों को फिर बताता है कि हम यहाँ कैसे आए और आप लोगों के लिए हम खतरा नहीं है। पर तभी उनकी लीडर सामने आती है, कहती है कि तुम लोग ऊपर से आए हो, वो रास्ता खुल गया है तो जरूर यहाँ वो कॉन्करर भी आता होगा। ये निशलवात वाला आदमी जो जेनेट को भी मिला था, लीडर इन्हें बताती है कि उसने हमारी इस दुनिया क्वांटम रेल्म पर हमला करके इसे जहन्नुमनाक जैसा बना दिया। पर यहाँ स्कॉट को ये समझ नहीं आ रही थी कि आखिरी कॉन्करर है कौन। पर हम समझ जाते हैं कि वो आदमी कैंग द कॉन्करर है, जो बहुत खतरनाक और अच्छा इंसान नहीं है। जेनेट को यहाँ के कुछ लोगों का ग्रुप मिलता है जिनसे जाकर वो मिलती है। वो लोगों से देखकर काफी खुश हो गई थी, क्योंकि जाहिर है इतना अरसा उसने यहाँ गुजारा था। ये देखकर उसका हस्बैंड और बेटी हैरान थे। अब यहाँ के लोग इन्हें एक बड़ा सा उड़ने वाला क्रिएचर देते हैं ताकि ये लोग उस पर सवारी कर सके। जिसके बाद ये लोग उस पर सवार होकर एक जगह पर जाते हैं, जहाँ जेनेट उन दोनों को भी वो एक खास किस्म का शरबत पिलाती है और अब इन लोगों को भी यहाँ की जुबान समझ आने लगती है। अब यहाँ जेनेट अपने दोस्त से मिलकर उससे मदद मांगती है, क्योंकि इस आदमी और जेनेट ने मिलकर कॉन्करर का पहले सामना भी किया था और ये काफी बहादुर कहलाई थी, सब में काफी मशहूर हो गई थी। पर यहाँ जेनेट को ये जान के काफी बुरा लगता है कि उसका ये दोस्त अब कॉन्करर के साथ मिल चुका है, यानी इसने उसे सुलह का हाथ बढ़ाया है और वो अब इन लोगों को ही ढूंढ रहा है। ये सुनकर टीना को गुस्सा आता है, इसीलिए उस आदमी पर हमला करके उसकी शिप को चुराकर यहाँ से भाग जाती है। उधर क्वांटम रेल्म की लीडर स्कॉट को बता रही थी कि कैसे कॉन्करर ने हमारे लोगों को मारकर यहाँ अपनी एक अलग दुनिया बना ली, जहाँ उसके बहुत सारे साथी है जो उसकी तरह ही खतरनाक है और जो लोग बच गए वो उसे छुपते छुपाते उसे हराने के लिए हर वक्त लड़ते रहते हैं। अब इतनी ही देर में कैंग द कॉन्करर के लोग इन पर हमला कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वो लोग इन्हीं जेनेट और स्कॉट यहाँ आ चुके हैं। तभी लोग उनसे लड़ते हैं, उनका मुकाबला करते हैं। हालांकि कॉन्करर की टीम काफी बड़ी थी, काफी बड़ी लड़ाई छिड़ जाती है इनके बीच। कॉन्करर के लोगों ने मजबूत सूट पहने हुए थे और वो आग निकाल रहे थे। इसी दौरान केसी देखती है कि वो लोग यहाँ के लीडर को पकड़ने वाले हैं, इसीलिए वो बगैर कुछ सोचे ही अपने सूट में आकर उसकी मदद करने के लिए चली जाती है। तब ये देखकर स्कॉट को भी जाना पड़ता है उसकी मदद करने के लिए और अब ये दोनों बाप बेटी अपने एंटमैन वाले सूट में आकर उनसे लड़ने लगते हैं और बड़ी बहादुरी से बहुत सारे लोगों को मार गिराते हैं। अभी उन लोगों ने सुकून का सांस ही लिया था कि तभी एक बड़ी सी रोबोट मशीन उन पर हमला कर दी थी। वो आके गोली गिरा रही थी, खतरनाक लाइट छोड़ रही थी और साथ ही तेज बिजली भी। इसीलिए लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। मगर तभी वो रोबोट मशीन स्कॉट के सामने आकर कहती है कि तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा स्कॉट। इसके बाद वो मशीन अपना चेहरा दिखाता है, जिसे देखकर स्कॉट काफी हैरान रह गया था, क्योंकि ये उसका एक दुश्मनी था जिसे स्कॉट ने उसके सूट में ही मार दिया था। तो जाहिर है अब उसके दिमाग में ये सवाल था कि ये जिंदा अब कैसी है। वो भी इन्हें उठाकर अपने साथ ले आता है और बताता है कि उस दिन में मरा नहीं था, बल्कि मैं तो क्वांटम रेल्म में आ गया था, जहाँ कैंग द कॉन्करर ने मुझे बचाया और एक रोबोट मशीन बना दिया। मैं यहाँ आने वाले हर इंसान पर हमला करता हूँ। उधर जेनेट अपने हस्बैंड और बेटी को ये कहानी बता रही थी कि जब मैं यहाँ क्वांटम रेल्म में आई थी तब मेरी मुलाकात यहाँ कैंग द कॉन्करर से हुई। वो भी मेरी तरह यहाँ फंस गया था। उसने मुझे बताया कि मैं अलग अलग प्लैनेट्स पर जाता हूँ, पर शिप खराब होने की वजह से मैं यही फंस गया। दरअसल मेरे पास एक ऐसा शिप है जिसकी मदद से मैं किसी भी टाइम लाइन में किसी भी यूनिवर्स में जा सकता हूँ। आगे जेनेट बताती है कि मैंने और उसने मिलकर फिर उसकी शिप की एनर्जी बॉल को रिचार्ज किया ताकि वो वापस अपने घर जा सके और फिर कई सालों की मेहनत के बाद हम कामयाब हो ही गए, क्योंकि हमने उस एनर्जी बॉल को चार्ज कर ही लिया। इसके बाद फिर हम उसे कैंग की शिप में लगाने लगे। उसका वो पूरा शिप ही उसके दिमाग से कनेक्टेड था, जुड़ा हुआ था। और फिर जैसे मैंने उसे छुआ तो मैंने कैंग के दिमाग की हर एक चीज को देख लिया, जिससे मुझे पता चला कि न जाने कितने ही टाइम्स और दुनियाओं को कैंग ने बर्बाद कर दिया, बिल्कुल उन्हें नष्ट कर दिया जैसे वो कभी पाए ही न गए हो। और क्वांटम रेल्म में वो फंसा नहीं था, बल्कि किसी ने जानबूझकर उसे यहाँ फंसाया था ताकि वो यही कैद रहे और बाहर आकर और किसी दुनिया और टाइम को तबाह न कर दे। पर क्योंकि उसका शिप ठीक हो चुका था, साथ ही उसने अपना सूट भी पा लिया था, इसीलिए उसने जेनेट को कहा कि मैं तुम्हें भी तुम्हारे घर छोड़ दूंगा और वादा करता हूँ कि तुम्हारी दुनिया तुम्हारे प्लेनेट को कुछ नहीं करूँगा। पर जेनेट को ये बात मंजूर नहीं थी कि वो मेरे प्लेनेट को बेशक छोड़ती पर बाकियों को तबाह करती। इसीलिए वो वहाँ से अपने सूट वाले रूप में आकर गायब होकर उस एनर्जी बॉल को चुराकर वहाँ से भागने लगती है। पर क्योंकि कैंग ने अपना सूट हासिल कर लिया था, इसीलिए वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाती। कुछ दूर जाने पर वो वहाँ तबाही मचाकर जेनेट को भागने से रोक देता है। फिर जेनेट यहाँ अपनी ताकत से उस एनर्जी बॉल को काफी बड़ा कर लेती है ताकि कैंग उस तक कभी न पहुँच सके और खुद यहाँ से भाग जाती है, जिससे अब कैंग द कॉन्करर यहाँ फंस गया था, क्योंकि उसका रास्ता भी बंद कर दिया गया था। पर क्योंकि उसके पास मजबूत सूट था, इसीलिए उसने यहाँ अपनी दुनिया बना ली
जिसके बाद उसकी एक काफी बड़ी टीम भी बन गई और जेनेट यही उसे चुप कर रहती रही, जिसके बाद उसके हस्बैंड ने आकर उसकी जान बचाने और उसे घर ले गया। पर वापस आने के बाद अभी भी वो इस शर्मिंदगी में थी कि वे क्वांटम रैल में एक मोस्टर को जगाई, जिसके बाद उसकी बेटी उसे दिलासा देती है कि फिक्र मत करे, हम एक साथ मिलकर उसे एनर्जी बॉल को गिरने से रोकेंगे। और फिर वो तीनों निकल जाते हैं उस एनर्जी बॉल की तलाश में। उधर स्कॉट के सामने कैंग आ गया था जो उसे किसी को मारने की धमकी देता है कि मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा, तो तुम जाकर उस एनर्जी बॉल को लेकर आओ। तो अपनी बेटी को बचाने के लिए स्कॉट चला जाता है, पर जैसे ही वो जगह के दरमियान में पहुंचता है तो उसे अजीब होने लगता है। वो देखता है कि यह मेरे जैसे और भी कई सारे लोग बन चुके हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आती कि ये क्या हो रहा है। वो जितना इस बारे में सोचता जा रहा था उतने ही उसकी हम शक्ल बन रही थी। ये सब उसके दिमाग का काम था, वो ही सब कर रहा था। और फिर स्कॉट जैसे लोगों की क्योंकि यहाँ एक काफी बड़ी टीम बन गई थी तो यह उनके बीच दगदग मच जाती है, क्योंकि सारे भागकर उस तरफ जा रहे थे जहाँ एनर्जी बॉल है। हर कोई उसे हासिल करना चाहता था, पर इस चक्कर में मेन स्कॉट तो वही नीचे ही दबा रह जाता है। पर फिर वो अपनी सारे हम शक्ल की मदद लेकर ऊपर चढ़ जाता है। ये सारे बिल्कुल वैसा ही कर रहे थे जैसे चींटियां करती है, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे और एक लंबी सी लाइन ऊपर की तरफ इन्होंने बनवानी थी। वो सबसे ऊपर जाकर एनर्जी बॉल तक पहुंचने ही वाला था कि तभी नीचे गिर जाता है, पर तभी इधर उसकी दोस्त आकर उसे बचा लेती है। स्कॉट यहाँ अपनी पावर ताकत से उस एनर्जी बॉल को दोबारा से छोटा बना देता है और तभी इधर जेनेट और उसके हस्बैंड भी आ जाते हैं। जेनेट उसे कहती है कि किसी भी कीमत पर ये बॉल कैंग को मत देना, पर तभी इधर कैंग आकर स्कॉट से वो बॉल छीन लेता है। इस वजह से स्कॉट और उसकी दोस्त अपनी सूट में आकर उसे रोकने की कोशिश तो करती हैं, पर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो उन्हें ही गिरा देता है। जिसके बाद वो जेनेट को भी अपने साथ लेकर यहाँ से चला जाता है और उधर उसका हस्बैंड रोबोट मशीन से लड़ने में मसरूफ था। अपने साथ ले जाने के बाद कैंग जेनेट को बताता है कि जब मैं हर टाइमलाइन में से गुजरा तो मैंने देखा कि धीरे धीरे करके सारी यूनिवर्स प्लेनेट खत्म हो रही है, किसी और की वजह से नहीं बल्कि वही रहने वाले लोगों की वजह से। इसीलिए मैंने सबसे पहले टाइमलाइन को अपने कब्जे में किया और जितने भी प्लेनेट यूनिवर्स मेरे लिए ठीक नहीं थे, खतरनाक थी, उन सभी को मैंने खत्म कर दिया और उन लोगों को भी नहीं छोड़ा जो मेरे साथ थे। अब हालांकि मैंने मिलियन बिलियन लोगों को मारा, पर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर स्कॉट और उसकी बेटी के पास जेनेट का हस्बैंड आता है, जिसके साथ उनकी एड्स भी थी जो पहले से काफी बड़ी और ताकतवर लग रही थी। वो फिर इन्हें बताते हैं कि इन चींटियों ने इस क्वांटम रैम की सालों की जिंदगी मिनटों में बता दी और सिर्फ अपनी जहानत की वजह से ही ये ताकतवर और एडवांस होती चली गई। उधर कैंग के गार्ड्स जब केसी को भी ले जा रहे थे कैद करने के लिए, तभी रास्ते में चालाकी से वो उन गार्ड से खुद को छुड़ा लेती है। उन्हें मारकर वो फिर यहाँ के लीडर को भी आजाद कर लेती है। लीडर केसी से कहती है कि तुम सब लोगों को ये मैसेज भेजो कि हमें एक साथ मिलकर कैंग के टावर पर हमला करना चाहिए, हम उसे हरा सकते हैं। ये सुनकर कैसी किसी तरह वहाँ के सिस्टम को हैक करके मैसेज देती है कि हम दोनों यही है और बिल्कुल ठीक भी, तो आप सब लोग अब एक साथ मिलकर कैंग के टावर पर हमला कर दें, हम उसे हरा सकते हैं। वो सभी लोगों की हौसला अफजाई कर रही थी और उसकी सारी बातें स्कॉट भी सुन रहा। जिसके बाद वो सारे लोग एक होकर टावर पर हमला करने के लिए जाते हैं, पर कैंग को भी ये बात पता चल गई थी। वो अपनी पूरी आर्मी के साथ यहाँ से भागने की सोच में था। वो एनर्जी बॉल को अपनी शिप में लगाकर शिप को स्टार्ट करने यानी चलाने का हुक्म देता है, पर तभी स्कॉट वहाँ अपनी एंटमैन वाली सूट में ही काफी बड़े साइज के रूप में आकर वहाँ हर तरफ तबाही मचाता जा रहा था। वो बिल्डिंग्स को अपने मुक्कों से और पैरों से बड़ी आराम से बर्बाद करता जा रहा था। कैंग की शिप्स उसे ऐसे करने से रोक रही थी, पर वो उन्हें भी बस सिर्फ अपने हाथ से साइड पर हटाकर चींटियों की तरह मसलता जा रहा था। वो शिप्स काफी ज्यादा थी कि तभी बाकी के लोग भी इधर आ जाते हैं कैंग पर हमला करने के लिए। वो टावर के काफी पास आ चुके थे। उधर जब रोबोट मशीन किसी को मारने ही वाला था कि तभी वो भी अपने डैड की तरह अपना साइज बड़ा करके जोरदार उसे मुक्का मारती है, फिर और उसे मारकर वही फेंक देती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ, अगर तुम चाहो तो सुधर कर एक अच्छे इंसान बन सकते हो। उधर कैंग का शिप बस उड़ने ही वाला था कि तभी स्कॉट उस पर हमला कर देता है और उसकी एक एक झटके से शिप के कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। इसीलिए अब कैंग भी बाहर आ चुका था अपनी असली खतरनाक रूप में और वहाँ के लोगों को वो मारना शुरू कर देता है अपनी खतरनाक ताकतवर लाइट से, जिसके सामने कोई भी टिक नहीं पा रहा था और वो सारे के सारे दूर दूर जाकर गिर रही थी। यहाँ तक कि स्कॉट भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था उसे रोकने के लिए, उसका हमला वो भी नहीं झेल रहा था। फिर तभी गुस्से में कैंग उसे कहता है कि तुम्हें अंदाजा नहीं मैं कितना ताकतवर और खतरनाक हूँ, ना जाने मैंने कितने प्लैनेट्स यूनिवर्स का खात्मा कर दिया है और तो मैंने
बहुत सारे एवेंजर्स के हीरो को भी मार गिरा है, तो तुम भी मेरी आगे कुछ नहीं। उसके ये कहते यहाँ पर बहुत सारी एड्स आ जाती है जो जेनेट का हस्बैंड अपने साथ लाया था। वो सारी की सारी एड्स एक साथ गैंग पर हमला कर दी थी। उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि गैंग के लिए उन्हें रोकना बहुत मुश्किल था, तो इसीलिए उसने अपने चारों तरफ एक शील्ड बना ली थी ताकि वो उन्हें रोक सके। पर तभी अचानक उस पर रोबोट मशीन का हमला हो जाता है, जिससे वो शील्ड टूट जाती है और अब एक साथ सैकड़ों की तादाद में एड्स उस पर हमला कर दी थी और इसी के साथ ही रोबोट मशीन का भी खात्मा हो जाता है। तभी जेनेट उन्हें कहती है कि आप सब जल्दी से टावर में आ जाए, हम यहाँ से निकलने लगे। और क्योंकि उनके पास टाइम बहुत ही कम था, इसीलिए वो जल्दी से टावर के अंदर आ जाते हैं। जेनेट ने यहाँ एनर्जी बॉल का इस्तेमाल करके एक पोर्टल, एक रास्ता बनाया था, जिसके जरिए ये अपनी दुनिया में जाने लगते हैं। वो सारे तो चले जाते हैं, पर अब जैसे स्कॉट की बारी आती है तो उसका गैंग हमला कर देता है और उसे काफी बुरा मारने लगता है, जबकि वो दरअसल स्कॉट को रोककर खुद ही उस पोर्टल के रास्ते से बाहर जाना चाहता था। पर यह स्कॉट उसे रोकने के लिए अपनी पावर की मदद से एनर्जी बॉल को तबाह करने लगता है। तब ये देखकर गैंग जल्दी से यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है, पर जैसे वो पोर्टल के पास आता है तो सामने से स्कॉट की दोस्त आ जाती है, जो उसे मारकर एनर्जी बॉल के पास टांग देती है। एनर्जी बॉल तो पहले ही स्कॉट तबाह कर रहा था, इसीलिए वो फटने लगती है। वो एक जोरदार धमाका होता है जो गैंग को भी अपनी लपेट में ले लेता है और इस तरह से उसका खात्मा हो पाता है। पर ये लोग भी यहाँ से नहीं निकल पाते क्योंकि वो रास्ता बंद हो गया था, लेकिन वो इस बात से खुश थे कि हमने क्वांटम रेल को तबाह होने से बचा लिया। अब तभी कैसी अपने डिवाइस की मदद से उनके सामने दोबारा से पोर्टल खोल देती है, जिससे अब ये भी वापस आ जाते हैं। अब स्कॉट अपनी इस जीत के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके ज़हन में गैंग की वो बात आती है कि अभी इससे भी बड़ा खतरा आने वाला है। पर इस बारे में इतना ना सोचकर वो अपनी जिंदगी एंजॉय करने का सोचता है और केसी के साथ अपनी बर्थडे मनाता है। ये सारे भी अब एक साथ बहुत खुश थे। इसके बाद हम गैंग की आर्मी को देखते हैं, जिसमें अलग अलग तरह की अलग अलग किस्म की बहुत सारी गैंग थी। और फिर हम देखते हैं इस आर्मी के मेन गैंग को उसे फिर यहाँ से निकाल कर क्वांटम रेल में भेज दिया जाता है ताकि वो इस यूनिवर्स को खत्म कर ही दे, जो काम पहले वाला गैंग नहीं कर पाया। और ये चीज उस खतरे की तरफ इशारा कर रही थी जिसके बारे में स्कॉट भी सोच रहा था। इसके बाद हम लोकी और मोरबियस को देखते हैं, जो इस दूसरे वर्जन इन्हीं गैंग की जो ये आर्मी बनी थी उनकी मेन गैंग से वो मिलते हैं, जिसकी शक्ल लोकी ने पहचान ली थी, जिसके बारे में वो मोरबियस को भी बताता है। अब ये वाले दो पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाते हुए ये मूवी इधर ही खत्म हो जाती है।